मोदी सरकार और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव में है। भारत के ऊपर आरोप ये भी था कि वो दरअसल चीन के ऊपर आज की तारीख में किसी तरीके का कोई दबाव ना तो ट्रंप का पड़ता है, ना ही अमेरिका का पड़ता है, ना ही किसी और देश का पड़ता है। इसलिए दरअसल भारत की इस तरीके से कमजोरी दिखाई पड़ रही है कि जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसमें सफाई दी है और 2 दिन पहले जिस तरीके से ट्रंप का बयान आया है, भारत एक कोई मैक्सिको नहीं है या कोई क्यूबा नहीं है या फिर वो कोई वेनेजुएला भी नहीं है और ना ही वो कोलंबिया जैसा देश है। भारत सरकार ने अंबानी से कोई बात की है? ट्रम्प जी, मैंने रूस से तेल नहीं खरीदा, रिपोर्ट गलत आ रही है, भरोसा करिए। ये शब्द तो नहीं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो रूस से तेल ना खरीदने की सफाई दी है, उसके बाद से ऐसे ही तंज कसे जा रहे हैं। दरअसल रिलायंस ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने हाल में रूस से तेल खरीदा है और कहा कि पिछले 3 हफ्तों से जामनगर रिफाइनरी को रूस से एक भी तेल का जहाज नहीं मिला। सफाई में ये कहा गया है और आने वाले महीने में भी कोई सप्लाई नहीं होने वाली है, ये भी सफाई में कहा। जो रिपोर्ट आ रही है वो गलत है, ये भी सफाई में कहा। जिसके बाद रिलायंस की सफाई में सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है रिलायंस इस तरह खंडन क्यों कर रहा है कि मानो रूस से तेल खरीदना अपराध हो गया हो। क्या अमेरिका दबाव का असर है? यह भी कहा जा रहा है कि आखिर ट्रंप जी को खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, आपको याद होगा 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि भारत हाल के महीनों में रूस से तेल की जो खरीद है वो कम कर रहा है ताकि मुझे खुश कर सके और अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर सके। तो सवाल यही है, ट्रंप के नाम से भारत में इतने कपकपी क्यों हो जा रही है? क्या भारत सरकार और भारतीय कॉर्पोरेट घराने अब देश की ऊर्जा सुरक्षा से ज्यादा व्हाइट हाउस की मिजाज को प्राथमिकता दे रहे हैं? आज आशुतोष जी इसी डर की क्रोनोलॉजी समझाएंगे कि कैसे एक अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान जामनगर की रिफाइनरी तक में हलचल पैदा कर देता है और क्यों ट्रंप के मोदी ने मुझे खुश करने के लिए रूस से तेल कम किया, उस बयान के बाद हबड़ दबड़ में रिलायंस सफाई पर उतर आया। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, रिलायंस के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि पुष्टि हो गई हो ट्रंप के बयान की खुश करने के लिए। आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन था क्या दिमाग में अभी तक? क्योंकि ये जो रिलायंस ने जो अभी पे चलता हूँ। हाँ, रिलायंस ने जो अभी जो खबर दी है या जिस तरीके का क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है, ये कोई नई बात नहीं है। इसके काफी पहले से जब से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया और खासतौर पर भारत के ऊपर जो अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया, और उसमें इसलिए लगाया क्योंकि भारत लगातार जो रूस से वो ऑयल खरीद रहा था और भारत के ऊपर आरोप ये भी था कि वो दरअसल रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा था और खरीदने के बाद उसको अपने यहाँ रिफाइन करके उसको विदेशों में उसको बेच भी रहा था। तो ट्रंप का कहना था कि न केवल आप ऑयल ले रहे हैं बल्कि आप उससे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। और उस संदर्भ में ट्रंप ने ये कहा था कि दरअसल भारत जो है वो रूस के जो वॉर है, वो रूस की जो जंग है, जो लड़ाई है, उसको फंड कर रहा है, उसको फाइनेंस कर रहा है। और ये बहुत ही गंभीर आरोप एक तरीके से भारत के ऊपर था। उसके बाद से जो लगातार खबरें आ रही थी वो ये थी कि भारत ने रूस से अपना ऑयल खरीदना काफी हद तक कम कर दिया था या उसमें कमी आ गई थी। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो ऐसी जानकारी हमारे पास है कि तकरीबन 40% की कमी या 40% की कमी उसमें रूस से क्रूड ऑयल खरीदने में हुई है। जो बात रिलायंस ने कही है और ये बात उसके फौरन बाद, ट्रंप के बयान के फौरन बाद आना, दोनों के बीच में एक संबंध दिखाई पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं भारत सरकार ने अंबानी से कोई बात की है या अंबानीज की तरफ से ये ट्रंप के बयान के बाद ये क्लैरिफिकेशन देना जरूरी हो गया कि वो रूस के साथ उन्होंने जो ऑयल खरीद रहे थे उसमें कमी कर दी है या एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो दोनों को अगर जोड़ के देखेंगे तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि इस वक्त बड़े पैमाने पर मोदी सरकार और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव में है। अब ये दबाव किस हद तक काम कर रहा है, इसकी एक तरीके से पड़ताल अगर आप करें तो खुद अंबानी के जो बयान आया है, अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जो बयान आया उससे पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि पिछले
कई हफ्तों में, बल्कि ये कहें कि दिसंबर के महीने में हमने जामनगर के लिए किसी तरीके से कोई ऑयल नहीं लिया और अगले महीने भी अब लेने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि इस वक्त बहुत दबाव में मोदी सरकार है और उसका दबाव तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर है जो रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहे थे और उसको अपने यहाँ रिफाइन करके वो विदेशों में बेच रहे थे, और जिनके ऊपर आरोप ये लग रहा था कि दरअसल वो प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं। और यही चीज मुझे लगता है कि जो ट्रंप प्रशासन है उसको ये बात पसंद नहीं थी, और वो भारत जो ऑयल खरीद रहा था रूस से, उस पर रोक लगा के वो रूस के ऊपर एक तरीके से दबाव डलवाना चाहता था कि रूस को जो आर्थिक स्तर पे जो दिक्कत पैदा हो उसकी वजह से वो यूक्रेन के युद्ध में वो अपने हाथ खड़े कर दे। लेकिन अभी तक उसको इस बारे में किसी तरीके की कोई कामयाबी मिली नहीं है। ये बात देखिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की तरफ से रूस के ऊपर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, और उस प्रतिबंध का असर ये था कि बहुत सारे देशों ने रूस के साथ या तो अपने आर्थिक संबंधों को काफी कम कर लिया था या उनके साथ आयात निर्यात में काफी कमी बरत ली थी। हालांकि उसके बावजूद भी यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी भी रूस से गैस ले रहे हैं, और चीन उनमें से सबसे बड़ा है जो भारत के से ज्यादा रूस से ऑयल खरीद रहा था। लेकिन चूंकि चीन के ऊपर आज की तारीख में किसी तरीके का कोई दबाव ना तो ट्रंप का पड़ता है, ना ही अमेरिका का पड़ता है, ना ही किसी और देश का पड़ता है, इसलिए जो टैरिफ लगा वो भारत के ऊपर लगा। और ये इस बात को दर्शाता था कि दरअसल भारत की किस तरीके से कमजोरी दिखाई पड़ रही है, चूंकि चीन एक मजबूत है और अमेरिका को तुर्की बतुर्की जवाब देने के लिए काफी मशहूर है, और उसके पास ऐसी स्थितियां हैं जिसकी वजह से वो अमेरिका को भी झुका सकता है। तो इस तरीके का कोई टैरिफ चीन के ऊपर नहीं लगा था। तो ये आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसमें सफाई दी है और 2 दिन पहले जिस तरीके से ट्रंप का बयान आया है, दोनों के बीच में एक संबंध है, और उस संबंध का साफ अर्थ ये है कि मोदी सरकार और उसकी वजह से जो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस वक्त अमेरिका के भारी दबाव में है। तो आज तो सर अभी आज की खबर जो मैंने बनाई वो मैक्सिको की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने तो साफ साफ जो ट्रम्प बोले थे सीधा तगड़ा जवाब दे दिया उन्होंने कि जो कोई जोखिम नहीं है और कोई इसको गंभीरता से वो भी नहीं लेते और हम भी। तो पूरा बयान लंबा है उनका, तो साफ साफ करारा जवाब है, एक जवाब ही है उनके लिए। लेकिन हमारी विदेश नीति पूरी टैरिफ के डर से ही चलेगी, फिर किस दिशा में आगे बढ़ेगी अगर ऐसा हाल रहा तो? ये तो मैं नहीं कहूंगा कि टैरिफ के डर में हमारी विदेश नीति चलेगी, लेकिन अगर आप देखें कि वेनेजुएला पे ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया, वहां के राष्ट्रपति को पकड़ के जो न्यूयॉर्क लेके गए, आज की तारीख में सरकार के पक्ष में लिखने वाले बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं, ऐसे विश्लेषण विदेश नीति के जानकार हैं जो ये लिख रहे हैं कि इससे भारत को फायदा हो सकता है। इस तरीके की बातें भी लिख रहे हैं, और उनका कहना है कि भारत किससे आशुतोष सर, किससे, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया, किससे फायदा हो सकता है हमको? नहीं, जो वेनेजुएला पे जो अमेरिका ने हमला किया है और उस हमले की वजह से जो उनके राष्ट्रपति को वहां भेजा गया है, उस संदर्भ में कह रहे हैं कि चूंकि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां ऑयल रिसोर्सेज हैं, यानी ऑयल रिसोर्सेज के मामले में वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा वहां ऑयल रिजर्व्स हैं, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा और मिडिल ईस्ट से भी ज्यादा। और लेकिन वो जो ऑयल निकाल रहा था अभी तक, उसके पास ना तो उस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी है, ना उस तरीके की कोई जानकारी है, ना उसके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके आधार पे वो अपने ऑयल रिजर्व को बड़े पैमाने पर निकाल के उससे एक आर्थिक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। 1-2 कंपनीज है जो वहां पे ऑयल निकाल रही थी। तो अब इन लोगों का ये कहना है कि दरअसल वेनेजुएला पे मदुरो के हटने के बाद से अमेरिकी कंपनियां वहां जब जाएंगी और जब वो ऑयल निकालेंगी तो वो ऑयल का एक बड़ा हिस्सा भारत अपने यहाँ भी ला सकता है। इस संदर्भ में बात कहने की कोशिश की गई। दूसरी बात ये कही गई है कि दरअसल ट्रंप इस वक्त बेहद अपने आपे से बाहर है, तो ऐसे वक्त में उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई बयानबाजी करके उनका जो गुस्सा है, उनकी जो नाराजगी मोल लेने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारत अभी भी अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश कर रहा है। और अगर वेनेजुएला के उस पर अगर भारत किसी तरीके की कोई तीखी टिप्पणी करता है तो वो ट्रेड एग्रीमेंट में दिक्कत भी पैदा हो सकती है और वो बातचीत टूट भी सकती है। तो लिहाजा भारत को इस तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस तरीके की बातें भी हिंदुस्तान में की जा रही हैं और कई एक्सपर्ट हैं जो इस बारे में लिख भी रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैं बार बार कहता रहा हूं वो ये है कि भारत एक
एक कोई मैक्सिको नहीं है, या कोई क्यूबा नहीं है, या फिर वो कोई वेनेजुएला भी नहीं है, और ना ही वो कोलंबिया जैसा देश है। भारत की अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक स्टैंडिंग है, और भारत हमेशा नैतिक स्तर पर अपने स्टैंड लेता रहा है, सिद्धांत के आधार पर अपने स्टैंड लेता रहा, उसूल के आधार पर अपने स्टैंड लेता रहा है, और कभी अपने उसूलों के आधार पर स्टैंड लेने पर उसको दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाई है। यही कारण था कि भारत आजादी के बाद तीसरी दुनिया का एक तरीके से नेता था, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसका नेता था। यहाँ तक कि अपने दक्षिण एशिया में भी वो सार्क जो समिट होती थी उसका भी एक तरीके का नेता था। तो भारत ने बहुत कल्टीवेट करके अमेरिका और सोवियत यूनियन से अलग अपनी एक पहचान बनाई थी, एक ऐसे मुल्क के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी नैतिकता, मोरालिटी, एथिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे और उसके आधार पर स्टैंड लेते थे। लेकिन अगर आपने पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा तो ना तो यूक्रेन के मसले पे भारत कोई बहुत बड़ा स्टैंड ले पाया, ना ही गाजा के मसले पे कोई खुलकर स्टैंड ले पाया, और ना ही वेनेजुएला के मसले पे कोई स्टैंड ले पाया। तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे स्टैंड नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी स्टैंडिंग है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसमें लोग आपके पीछे क्यों खड़े होंगे। लोगों को लगेगा कि आप भी ट्रांजैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप भी अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इस वजह से आज की तारीख में भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी हद तक अलग थलग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं संकुचित विदेश नीति की वजह से, या संकोच से भरी विदेश नीति की वजह से आज भारत की स्थिति है कि उसको, या उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट को अमेरिका के सामने इस तरीके की सफाई देनी पड़ रही है। आशुतोष सर, आपने कहा कि संकोच की विदेश नीति। अभी बेबाक मुकेश में मुकेश सर के साथ जो एक टॉपिक पे बातचीत कर रहा था, उसमें तो जो उनके कानून के तहत जो दस्तावेज सामने आए, पूरी विदेश नीति लॉबिस्ट के जरिए ही आगे बढ़ाई जा रही है। एक मीटिंग के लिए भी वो लॉबिस्ट कॉल करते हैं, लॉबिंग फर्म कॉल करती है, उसके बाद मीटिंग हो पाती है अजित डोभाल की। बाकी सारी मीटिंग, पूरा रिकॉर्ड लंबा आया है उसका। तो विदेश नीति एक कॉल हमारे तरफ से जयशंकर की, बाकी विदेश मंत्री की जाए तो मीटिंग तय हो जाए। कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री को खुद जरूरत पड़ रही है कॉल करवाने की लॉबी से। तो अगर ये संकोच है कि ये हैसियत मतलब कमजोर हो गई है भारत की? नहीं, भारत की हैसियत तो मेरे कहने का मतलब ये था कि भारत की जो स्टैंडिंग है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो कम हुई है। हम बार बार ये कहते हैं कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गए, सारी बातें हम करते हैं। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत की वही स्थिति है जो 1950, 60, 70 के दशक में थी, कि जब इंदिरा गांधी रिचर्ड निक्सन की आंखों में आंखें डाल करके बात कर लिया करती थी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता वो तीसरी दुनिया को नेतृत्व करते थे। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के जमाने में भी भारत तीसरी दुनिया को नेतृत्व करता था। चोगम जैसे संस्थानों को नेतृत्व करता था। वो थर्ड जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसका नेतृत्व करता था। आज तो आपने कहीं सुने नहीं होगा गुट निरपेक्ष नाम का कोई आंदोलन है, कोई तीसरी दुनिया का कोई आंदोलन है, या ग्लोबल साउथ की बात की जाती। भारत तो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो इसलिए था क्योंकि भारत की एक छाप थी कि भारत एक बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, भारत एक बड़ी पुरानी सभ्यता है, और भारत जो है वो किसी भी मसले पर स्टैंड लेने से डरता नहीं है। वो फलस्तीन के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। वो जहां कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता था, भारत मजबूती के साथ खड़ा होता था। जहां किसी भी छोटे देश के ऊपर अगर कोई बड़ा देश कब्जाने की कोशिश करता था तो भारत मजबूती के साथ वहां खड़ा रहता था। आज वो स्थिति नहीं है, क्योंकि आपने खुद अपनी जगह छोड़ दी है, इसलिए भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो स्थिति है वो कमजोर हुई है। तो अमेरिका के साथ जो लॉबिस्ट की बात की जा रही है, लॉबिस्ट रखना कोई गलत बात नहीं है। अमेरिका के अंदर ये एक अपने आप में एक बहुत ही पुराना प्रोफेशन है अपने आप में, और इसके अपने फायदे भी होते हैं कि आपके लोग, आप जिन या पीआर एजेंसीज जिनको आप हायर करते हैं, वो लगातार उस देश के, अमेरिका के तमाम जो प्रभुत्वशाली लोग होते हैं उनके संपर्क में रहते हैं, उनसे बात करके वो भारत के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, भारत की ब्रांडिंग करते हैं। लॉबिस्ट रखना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ ये एक अच्छा कदम है। लेकिन अगर भारत के विदेश मंत्री का वन टू वन कांटेक्ट बता रहे कि छह से ज्यादा कर लिए, पहले 1-2 हुआ करते थे, अब तो अपरंपार हो रहा है। उसमें कोई गलत बात नहीं है। लॉबिस्ट होना एक मॉडर्न टेक्निक है एक तरीके से, और अमेरिका के अंदर लॉबिस्ट होते हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर जब आप कोई डिफेंस डील होती है तो उसमें कोई दलाली करता है तो वो इलीगल है हमारे यहाँ, और जिसके आधार पे फिर उसका नतीजा क्या होता है
कि वो गलत तरीके से पैसे कमाए जाते हैं और गलत तरीके से होते हैं, जिनको बिचौलिए बोफोर्स का मामला है तो एक अपने आप में हमारे सामने मौजूद है। तो अमेरिका के अंदर लॉबिंग कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको अपना हथियार बेचना है तो वो उसकी लॉबिंग करते हैं, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां लॉबिंग करती हैं। तो कोई लॉबिंग और अपने किसी कानून को बदलवाने के लिए वहां की जो लॉबिंग लॉबिस्ट हैं वो कांग्रेसमैन के लगातार टच में रहते हैं, सेनेटर्स के लगातार टच में रहते हैं, वो वहाँ की सरकारों के साथ लगातार टच में रहते हैं, उनके ऊपर वो दबाव डालने की कोशिश करते हैं, उनको अपना पक्ष समझाने की कोशिश करते हैं। लॉबिंग अपने आप में गलत नहीं है। दिक्कत तब पैदा होती है जब भारत के विदेश मंत्री का 1-to-1 कांटेक्ट अमेरिका के विदेश मंत्री से ना हो। अगर ऐसी स्थिति है कि अगर भारत का विदेश मंत्री अगर फोन करके अगर सीधे वहां के विदेश मंत्री से बात नहीं कर सकता, या भारत के रक्षा मंत्री सीधे उनसे बात नहीं कर सकते हैं, वहां पर दिक्कत पैदा होती है। वो दिक्कत इसलिए पैदा होती है क्योंकि आपने अपनी स्टैंडिंग उस तरीके से नहीं बनाई है। मोदी जी तो बार बार कहा करते थे कि भाई मिस्टर ट्रंप जो है वो हमारे दोस्त हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। मिस्टर ट्रंप अगर दोस्त हैं तो फिर 1-to-1 कांटेक्ट होना चाहिए। वो 1-to-1 कांटेक्ट क्यों नहीं है आज की तारीख में? क्यों हमारे प्रधानमंत्री जो है वो हर उस संस्थान में जाने से, हर उस मंच पर जाने से मना कर रहे हैं या नहीं जाते हैं जहां ट्रंप का आमना सामना हो सकता है? ये स्थितियां इसलिए पैदा हुई हैं क्योंकि आपने विदेश नीति को उस तरीके से संचालित करने की कोशिश ही नहीं की जिस तरीके से आपको विदेश नीति संचालित करनी चाहिए। और विदेश नीति के संचालन में जो सॉफ्ट पावर होती है, जो भारत की डेमोक्रेसी को लेकर जो इज्जत थी, भारत के अंदर जो सेकुलरिज्म को लेकर जो इज्जत थी, भारत की जो प्लूरल सोसाइटी की वजह से जो इज्जत थी कि भारत में कितना भी संकट हो लेकिन भारत मिल बैठ के अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है, वह दूसरे देशों के ऊपर हमले नहीं करता है, ये भारत की ताकत थी। और भारत कभी भी स्टैंड लेने से डरता नहीं है, ये ताकत थी। जब आप का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, जब आप प्लूरल सोसाइटी पर हमले होने लगेंगे, जब लोग ये कहने लगेंगे कि यहां भी कट्टरपंथी ताकतें आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं और भारत के लोकतंत्र पर एक तरीके से कहीं बड़े पैमाने पर एक अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, तो आपकी ताकत, आपकी छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर होती है, जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट दिखाई पड़ता है। बिल्कुल आशुतोष सर ने जो अभी तक बात कही, अगर आपने अभी तक सुन लिया तो फिर बोलने की आखिर में जरूरत क्या? बात यही है कि अगर अभी ट्रंप ने कहा कि ऐसा कर दीजिए तो आपने वो कर दिया, अभी जहाज की तेल की बात है, कल को कुछ और बात कह दें, तो एक जो विश्व गुरु बनने का जो देश दावा कर रहा था, उनके लीडर्स दावा कर रहे थे, उनके एक बयान से पूरा इधर उधर मामला हो जाए तो फिर सवाल तो उठता है। और जो अभी तक विश्लेषण आपने आशुतोष जी का सुना तो उसी का वो जवाब था। जब भी इस केस में आगे बात होगी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।